नमस्कार। जब भी पति और पत्नी के बीच में कोई वैवाहिक विवाद उत्पन्न होता है और उन्हें विधिक सलाह की आवश्यकता महसूस होती है, जिससे कि वे अपने वैवाहिक विवादों के समाधान के लिए न्यायालय की सहायता प्राप्त कर सकें और न्यायालय से कोई निर्णय प्राप्त कर सकें, कोई डिक्री प्राप्त कर सकें, तो ऐसी स्थिति में उन्हें अवश्य ही किसी अधिवक्ता की मदद लेनी पड़ती है। यदि ऐसे किसी मामले में किसी अधिवक्ता की सहायता की आवश्यकता महसूस हो रही है और अधिवक्ता के पास सहायता के लिए आप जा रहे हैं, तो वहां जाने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आपका और आपके अधिवक्ता दोनों का समय बच सके, दोनों के ही समय ना बर्बाद हो और आप अपनी समस्या को बेहतर ढंग से अपने अधिवक्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकें, रख सकें। इसके लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज की इस वीडियो में हम आपको इसकी संक्षेप में जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहली बात तो हम आपको यह बताएंगे कि पति पत्नी के बीच का जो विवाद होता है वह नितांत व्यक्तिगत होता है, आपस का होता है और उस विवाद में किसी तीसरे व्यक्ति को शामिल नहीं करना चाहिए सिवाय अपने अधिवक्ता के। क्योंकि प्रायः यह देखने में आता है कि पति या पत्नी के बीच का जो विवाद होता है, जो समस्या होती है, उसे सुलझाने के लिए पति या पत्नी अपने माता पिता को साथ ले करके जाते हैं। साथ ले करके जाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब वे अपने माता पिता के ही विचारों पर चलने लगते हैं, अपने माता पिता के ही बातों में पूरी तरह से आ जाते हैं और वास्तविक समस्या उन्हें क्या है ये वो नहीं बता पाते हैं। यहाँ हम आपको यह स्पष्ट कर दें कि अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस बात का भी ख्याल रखें कि आप अपनी समस्या अपने शब्दों में, अपने विचारों को भली भांति सबके सामने रखें। ऐसा ना हो कि आपकी समस्या आपके भीतर ही दब कर रह जाए और आपके अन्य नातेदार, रिश्तेदार, माता पिता, अभिभावक आपके विचारों पर हावी होने लगें। तो इसके लिए यह आवश्यक है कि कम से कम आप अपनी वास्तविक समस्या को अपने अधिवक्ता के समक्ष अच्छी तरह से रख सकें। इसके लिए कम से कम एक बार खुलकर अपनी बात अधिवक्ता को बताएं। ऐसा करने के लिए यदि आवश्यक हो तो अपने माता पिता या जो भी आपके साथ सहायता के लिए अभिभावक, रिश्तेदार या कोई भी व्यक्ति गया हुआ है, उससे थोड़ी देर के लिए या तो अलग होने के लिए कहिए या उनके सामने ही बेझिझक अपनी बात को अपने अधिवक्ता से बताइए। क्योंकि हो सकता है आपके अभिभावक, माता पिता के विचार अलग हों, वे न समझ पा रहे हों, तो उन्हें भी उस समय आपके विचारों को समझने में सहायता मिलेगी और वे आपके विचारों से अवगत होंगे। आपकी बातों को उस समय जब आप अधिवक्ता को अपनी बातें बता रहे होंगे तो वे भी आपकी बातों को समझेंगे। अब हम आते हैं अगले चरण की तरफ। इसमें आप जब भी अपने अधिवक्ता के पास अपनी समस्या को लेकर जाएं, तो कहीं ना कहीं एक कागज पर अपनी समस्याओं को संक्षेप में लिख कर ले जाएं, जिससे कि अपनी समस्याओं को बताने में भी आपको सहायता मिलेगी। और यदि कोई याचिका तैयार करने की स्थिति उत्पन्न होती है, यदि आपके अधिवक्ता महोदय यह सलाह देते हैं कि आपकी तरफ से कोई याचिका न्यायालय में दाखिल की जाएगी, तो उस याचिका की ड्राफ्टिंग में भी आपके लिखे हुए कागज से उन्हें भी सहायता मिलेगी और याचिका आसानी से बन जाएगी। ऐसी समस्या को संक्षेप में लिखने का ढंग क्या होगा, इसके लिए हम आपको बता दें कि इसमें आपकी शादी किस तिथि को हुई, किस स्थान पर हुई, यहीं से आपको इसकी शुरुआत करनी चाहिए। और सबसे पहला बिंदु, सबसे पहला पॉइंट आपको यही बनाना चाहिए कि आपकी शादी किस डेट में हुई है और किस स्थान पर हुई है, यानी कि किस जिले में हुई है। और यदि किसी मैरिज हाउस से हुई है तो उस मैरिज हाउस का नाम भी अवश्य लिखें। और शादी के बाद विदाई कब हुई, क्या शादी के कई महीनों के बाद विदाई हुई या उसके दूसरे ही दिन विदाई हो गई, इसका भी वर्णन अवश्य करें।
और इसी प्रकार से आगे के बिंदुओं में उन तमाम समस्याओं का वर्णन करें, विस्तार से वर्णन करें, जिससे कि याचिका बनाने में सहायता मिले और उन तमाम घटनाओं का उसमें उल्लेख करें जिनसे आपकी समस्या उत्पन्न हुई है। यदि कोई मारपीट की घटना हुई है तो उस घटना की तारीख, समय और स्थान और उस घटना को जिन लोगों ने देखा है उन सब का विस्तार से आपको लिखना चाहिए। और इसमें आगे आपको यह भी लिखना चाहिए कि इस पूरे वैवाहिक समारोह के दौरान किन किन उपहारों का आदान प्रदान हुआ है, कौन कौन से उपहार, कोई कीमती उपहार हो, जेवर हो, गाड़ी हो या कोई भी इस प्रकार का उपहार हो जो किसी रिश्तेदार ने दिया हो, उसका भी वर्णन अवश्य करना चाहिए। शादी के समय, शादी के पूर्व या शादी के बाद यदि किसी प्रकार के रुपए पैसे का लेन देन हुआ है तो उसे भी अवश्य बताएं। ये सारी बातें पति हो या पत्नी हो दोनों को ही लिख करके ले जानी चाहिए और उसमें से जो भी आवश्यक बिंदु होंगे उन्हें आपके अधिवक्ता द्वारा याचिका बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। और इस प्रकार से सारी चीज़ों का वर्णन करने के बाद, सभी चीज़ें लिख लेने के बाद आपको अपने अधिवक्ता से यह भी बताना चाहिए कि वास्तव में आप चाहते क्या हैं। ऐसे वैवाहिक संबंधों को क्या समाप्त करने की आपकी मंशा है या ऐसे वैवाहिक संबंध को आगे भी आप बनाए रखना चाहते हैं। जब आप अपने मन की बात अपने अधिवक्ता को बता देंगे तो फिर आपको अपने अधिवक्ता से पूरा सहयोग प्राप्त होगा, सहायता प्राप्त होगी और आगे भी वे आपकी अच्छी तरह से मदद कर पाएंगे और इस प्रकार से आपकी समस्या को सुलझाने में आपकी इच्छा के अनुसार आपके अधिवक्ता महोदय विधिक सलाह देंगे, कानूनी सहायता देंगे। इन सब बातों के बाद आपको अपने अधिवक्ता से उनके शुल्क के बारे में भी, फीस के बारे में भी अच्छी तरह से बात कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक अधिवक्ता की अपनी फीस होती है। उनके अपने विद्वता और अपने योग्यता और अन्य आधारों पर सभी अधिवक्ता द्वारा अपनी फीस निर्धारित की जाती है। कई अधिवक्ता पूरे केस की फीस एक मुश्त भी लेकर के काम करते हैं। तो यदि आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं और एक मुश्त फीस देना चाहते हैं, दे सकते हैं, तो इसके बारे में भी आपको अपने अधिवक्ता से विचार विमर्श कर लेना चाहिए, बातचीत कर लेना चाहिए। और यदि ऐसा संभव नहीं है तो उनसे आपको फीस के भुगतान के संबंध में कब, कितना और कैसे भुगतान करना होगा इसके बारे में अच्छी तरह से बात करना चाहिए, उनसे जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। और अंत में एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि जब भी आप अपने अधिवक्ता के पास जाते हैं तो वहां जाने के पूर्व उनके बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर लें, क्योंकि जब एक बार आप अपने अधिवक्ता को अपने मामले में इंगेज कर लेते हैं तो फिर बार बार अपने अधिवक्ता को बदलना नहीं चाहिए। इससे आपके मामले में, आपके मुकदमे पर प्रतिकूल असर पड़ने की संभावना रहती है, क्योंकि जब आप अपने अधिवक्ता के पास जाते हैं तो उन्हें आप एक बार अपनी सारी समस्याओं से अवगत करा चुके होते हैं और फिर उसी के अनुसार आपके अधिवक्ता पूरे मुकदमे की स्ट्रेटजी तैयार करते हैं, रणनीति तैयार करते हैं और उसी के हिसाब से वे आगे बढ़ते हैं। ऐसी स्थिति में यदि बीच मुकदमे में आप अपने अधिवक्ता को बदल देते हैं तो उससे फिर जो नए अधिवक्ता आते हैं उन्हें फिर सारे मामलों को समझना पड़ता है और उनकी स्ट्रेटजी अलग हो सकती है। तो इसलिए कोशिश ये करें कि आप अपने अधिवक्ता को बार बार ना बदलें। हालांकि यह भी सही है कि यदि आपको मुकदमे के किसी भी चरण में, किसी भी स्टेज पर ऐसा लगता है कि आपके अधिवक्ता महोदय द्वारा आपके मुकदमे में ध्यान नहीं दिया जा रहा है, किसी प्रकार से लापरवाही की जा रही है और आपको उचित सलाह नहीं मिल पा रहा है, तो फिर उस दशा में आपको उन्हें स्पष्ट रूप से या तो बता दें या जैसे भी आपको उचित लगे आप किसी दूसरे अधिवक्ता की भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें थीं
जिनका ध्यान आपको अधिवक्ता से मिलने के पूर्व रखना चाहिए, जिससे कि आप जब अपने अधिवक्ता से मिलने के लिए जाएं तो आपको कोई समस्या ना हो और कम समय में आपकी पूरी बात उनके सामने रख दी जाए। धन्यवाद।